Hello friends, today we will discuss the topic from 7th chapter tertiary and quaternary activities of class 12. The topic is people engage in tertiary activities and factor affecting tourism. Let's start the video. First of all, I would like to tell about the some important points. The point is that first of all, what is economic activity? In our surrounding there are lots of activities, but from which activities we earn some money, some income, यानी ऐसा कोई कार्य या काम करने जिसे हमें पैसा मिल रहा है, हमें इनकम हो रही है, हम पैसा ले रहे हैं उस काम के बदले में, तो वो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। और जहाँ पर हम पैसा नहीं ले रहे, पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो उस तरह की एक्टिविटी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स वो एक्टिविटी आपकी नेशनल इनकम में किसी तरह से उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। सो कंक्लूजन इज दैट all the activity from which we earn money. So in this type there are three category. Primary activities. So primary activity, that means all the production related to नेचुरल प्रोडक्ट, यानी ऐसे सारे काम जो प्रकृति से, पर्यावरण से, नेचुरल चीज़ों से कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्टेड है, यानी जो भी प्रोडक्शन ले रहे हैं हम डायरेक्ट नेचर से ले रहे हैं, एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, प्राइमरी एक्टिविटी होगी। जैसे कि फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, फिशिंग है, तो इनमें सारा प्रोडक्शन वो नेचुरल है, जो कि हम सीधा नेचर से, एनवायरनमेंट से उसको हम ले रहे हैं। आफ्टर दैट सेकेंडरी एक्टिविटीज़, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी दैट मीन्स यहाँ पर किसी न किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी चीज़ को बनाया जा रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड आइटम्स, तो यहाँ पर अलग अलग गुड्स एंड आइटम्स है वो इसमें बनाए जा रहे हैं। जैसे कि डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं, जैसे कि चिप्स है, बिस्किट है, पेन है, पेंसिल है, क्लॉथ है, ड्रेस है, शूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल वगैरह है। तो ये जितनी भी चीज़ें कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चर की जा रही है, गुड्स एंड आइटम, तो उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, तो वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। नाउ थर्ड एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटीज़, जिसको कि हम सर्विस सेक्टर या सर्विस एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, देयर इज़ नो प्रोडक्शन, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दैट आर द सर्विस सपोर्ट एंड हेल्प फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर है या टर्सरी सेक्टर है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का सपोर्ट कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। जैसे लाइक हम बात करेंगे बैंकिंग, यानी फार्मर है, अपना सारा अनाज बेच के लेके आया, तो सारा पैसा कहाँ जमा करेगा, बैंक में सारा पैसा एक साथ तो लेके नहीं आएगा। ऐसे ही जो फैक्ट्री ओनर है, उसको अपने वर्कर्स को पेमेंट करना, तो किसकी हेल्प से करेगा, बैंक की हेल्प से। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर जो फार्मर है अपना प्रोडक्शन है वो फैक्ट्री तक पहुँचा रहा है, जैसे लाइक शुगर केन, गन्ना है, शुगर फैक्ट्री तक वो पहुँचा रहा है, किसकी हेल्प से, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है, डिफरेंट टाइप ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर डिफरेंट, जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन है, लोगों को पता चलती है। या फिर फार्मर है, उसको क्लाइमेट के बारे में, नेचर के बारे में, कि इस बार अच्छी बारिश होगी, इस बार ये क्लाइमेट रहेगा, मानसून रहेगा, तूफान होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन करेगा। ऐसे मेडिकल हेल्थ केयर है, मेडिकल हेल्थ केयर वो सभी लोगों को रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन है सभी, तो यहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ है। तो हमारा ये जो वीडियो है वो स्पेशली किस पे फोकस है, टर्सरी एक्टिविटी। अब यहाँ पर टर्सरी एक्टिविटीज़ में हम पहले बात करेंगे इस वीडियो में कंटेंट क्या है। तो टर्सरी एक्टिविटीज़ में स्पेशली यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं टूरिज्म के ऊपर, पर्यटन के ऊपर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टूरिस्ट रीजन है, फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन, medical service for overseas patient in India and medical tourism. Now another point, first of all tertiary activity जिसमें हम बात करेंगे टूरिज्म।
तो टूरिज्म है अपने आप में क्या है, एक सर्विस एक्टिविटीज़ है या टर्सरी एक्टिविटीज़ है जहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें किसी ट्रेड नहीं, तो यहाँ पर जो टूरिज्म है वो अपने आप में एंजॉयमेंट के लिए, अपने खाली समय में आप घूमने के लिए कहीं पर जाते हो किसी प्लेस पे, इंटरनेट स्टेट जाते हो या इंटरनेशनल अलग कंट्री में जाते हो, डिफरेंट प्लेसेस पे। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया गया वर्ल्ड लेवल पर। तो इट इज़ ए लार्जेस्ट टर्सरी एक्टिविटी, इट इज़ ए लार्जेस्ट टर्सरी एक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन। और यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू, इसकी जो इनकम टोटल, अगर जीडीपी का पूरे वर्ल्ड में जीडीपी में इसका 40% इसका कंट्रीब्यूशन है, किसका, टूरिज्म का। तो यहाँ पर टूरिज्म के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे अकोमोडेशन, जैसे कि होटल वगैरह है तो वहाँ पर ठहरने के लिए, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। फिर यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है, मील है, खाना वगैरह है, वो भी उसमें होगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें कि हम बात कर सकते हैं रेल है या फिर रोड वगैरह, कार बस वगैरह है, शिप है, एरोप्लेन वगैरह है, तो ये भी इसके अंदर। फिर एंटरटेनमेंट, डिफरेंट पार्क वगैरह हैं जहाँ पे घूमने के लिए एंटरटेनमेंट, गाने वगैरह हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल शॉप्स। तो ये सारी चीज़ें हैं किसके सर्व कर, किसके लिए काम करती हैं, टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट इनको पेमेंट करता है, उस पेमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में होता है, वो वही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी कंट्री के लिए। एंड टूरिज्म होस्टर ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर का उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के अंदर। जहाँ पर हम बात करते हैं क्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी जब भी आप किसी जगह पर घूमने जाते हो तो वहाँ पर ऐसे मेमोरेबल कोई चीज़ अपने साथ लाना पसंद करोगे। जैसे कि आप ताजमहल गए तो वहाँ पे उसके पास पास में बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, वहाँ पर आप जो ताजमहल, छोटे छोटे खिलौने उस टाइप के, वो आपको मिलेगा, तो मेमोरेबल है, तो वो हैंडीक्राफ्ट है। या फिर गुजरात, राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट है, ड्राइंग, पेंटिंग्स है वगैरह, वो खरीद के लेके आओगे तो उन लोगों को भी इनकम होगी। तो वो भी इसी के अंदर एक टूरिज्म एक्टिविटीज़ में इसको किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म। तो यहाँ पर दो तरह से होते हैं। एक तो होता है सीजनल, यानी पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, बाकी सीजन में नहीं जाएंगे। जैसे लाइक सिंपल सा अगर हम बात करें कि गर्मियों के अंदर जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं वो हिमाचल प्रदेश है, कुल्लू मनाली है, लद्दाख वगैरह हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं इन द समर सीजन, जबकि विंटर में जाना पसंद नहीं करते हैं। विंटर में भी होता है बट स्पेशली अलग अलग प्लेस, तो यहाँ पे सीजनल जो मूवमेंट है वो अलग अलग है, पीरियोडिक। और कुछ प्लेसेस होते हैं जहाँ पर कि स्पेशली पूरे साल भर वहाँ पर टूरिस्ट लोग जाते हैं। जस्ट लाइक हम बात करें ताजमहल, तो ताजमहल पूरे साल भर लोग जाना पसंद करते, देखना पसंद करते हैं। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। नाउ टूरिस्ट रीजन, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर एक ही जगह पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। स्पेशली अगर वर्ल्ड में बात करें तो स्पेशली आपका जो मेडिटेरियन कोस्टल एरिया है, यानी भूमध्य सागर वाला एरिया है, जहाँ पर कि क्लाइमेटिक कंडीशन है वो नॉर्मल रहती है, ना ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है। और हमारे इंडिया की बात करें तो स्पेशली जो वेस्टर्न कोस्ट है, यानी आपका गोवा है, मुंबई है, तो वहाँ पर ही बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको कि टूरिस्ट रीजन में रिकॉग्नाइज किया गया है। फिर हम बात करते हैं इसमें कि विंटर स्पोर्ट्स, तो विंटर ओलंपिक भी होते हैं अगर आपको पता होगा, तो वहाँ पर भी डिफरेंट गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो स्पेशली माउंटेन एरियाज में भी लोग जाना पसंद करते हैं। और डिफरेंट लैंडस्केप, यानी अलग अलग लैंडस्केप देखना पसंद करते हैं, जिसमें कि लेक्स है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, माउंटेन्स वगैरह है, ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है वगैरह है। फिर उसी के अंदर हम बात करें नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस होती है जहाँ पर कि टूरिस्ट को वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। फिर हम बात करते हैं हिस्टोरिक टाउन, तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो हमें लोग जाना पसंद करते हैं। डिफरेंट फोर्ट वगैरह, किले हैं, जैसे कि दिल्ली है तो दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाल किला है, ताजमहल है, तो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। और डिफरेंट मोन्यूमेंट्स हैं और हेरिटेज साइट्स हैं
और कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर लोगों को वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि जगन्नाथपुरी है तो हेरिटेज सिटी, वहाँ पर स्पेशली रथ यात्रा देखने के लिए जाते हैं। ऐसे होली प्लेसेस है जैसे लाइक कटरा है, सोमनाथ है, द्वारका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। इन जगह को हम टूरिस्ट रीजन बोलते हैं। नाउ डिफरेंट फैक्टर इफेक्टिंग टूरिज्म। तो टूरिज्म को इफेक्ट करने वाले कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि उसको इफेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड। जो डिमांड है वो किस चीज़ की डिमांड, द डिमांड फॉर हॉलीडे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पॉइंट में। तो पहला जो फैक्टर आता है डिमांड फॉर हॉलीडे। एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, लोगों के पास खाली समय ज़्यादा है, वो हॉलीडे की डिमांड कर रहे हैं। स्पेशली समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है, तो लोग समर में या विंटर में स्पेसिफिक जगह पर जाना घूमना पसंद करते हैं खाली समय के अंदर, यानी छुट्टी लेके जाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से टूरिज्म है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर सेकंड चीज़ें हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। फ्रॉम अर्लियर टाइम टुडे दैट इज ए टू मच ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जस्ट लाइक ए फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रेन है, शिप है, एरोप्लेन है, यानी स्पेशली इंटरनेशनल अगर हम जाना है अमेरिका, यूरोप, कहीं पर भी, तो विद इन वन डे हम कहीं पर भी किसी प्लेस पे विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन हम जा सकते हैं, या ट्रेन वगैरह, बस वगैरह, कार वगैरह है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी अवेलेबल हो गया, जिससे कि लोग दूर दूर तक अलग अलग जगह पर जाना पसंद करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसी में बेटर रोड सिस्टम। पहले रोड वगैरह अवेलेबल नहीं थी, अब लोगों के पास रोड अवेलेबल है। लोग एक जगह से जगह दूसरी जगह पर जाना पसंद करते हैं। किसकी हेल्प से, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। फिर हम इसी में बात करेंगे पैकेज। तो यहाँ पर डिफरेंट जो होटल्स वगैरह हैं वो हॉलीडे पैकेज आपको अवेलेबल करवाते हैं कि 4 डे 3 नाइट्स। तो यहाँ पर आपको हॉलीडे पैकेज है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं और लो प्राइस पे अवेलेबल करवाए जाते हैं कि आपको यहाँ घुमाया जाएगा। तो ये चीज़ें भी काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। फिर इसी के अंदर जो कि आपके हेरिटेज होटल्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं इन चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए। नाउ टूरिस्ट अट्रैक्शन। टूरिस्ट को कौन कौन चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर अट्रैक्ट करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट। तो यहाँ पर स्पेशली जो ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो गर्म जगह पर जाना पसंद करेंगे, जहाँ पर कि वो सी बीच के ऊपर घूमना पसंद करेंगे अपने हॉलीडे के टाइम में। तो यहाँ पर क्लाइमेट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर हम बात करेंगे आपका साउथर्न यूरोप, मेडिटेरियन लैंड। तो वहाँ पर स्पेशली विंटर सीजन में लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंपेयर टू नॉर्थन पार्ट टेम्परेचर गर्म रहता है, वार्म रहता है, जो कि मेडिटेरियन क्लाइमेट है वहाँ पर। और यहाँ पर जो यूरोपियन एरिया है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप निकली होती है, और लोअर जो साउथर्न जो मेडिटेरियन सी एरिया है, और वहाँ पर क्लाइमेट भी काफ़ी कूल एंड काम रहता है, लो रेनफॉल एरिया रहता है थ्रू आउट द ईयर। सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल इन देयर हॉलीडे सीजन मूव टूवर्ड दैट एरिया। तो यहाँ पर क्लाइमेट है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे, एंड डिफरेंट टेम्परेचर आल्सो। फिर हम बात करते हैं स्नो कवर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आपके समर सीजन में, गर्मियों में ऐसी जगह में जाना पसंद करेंगे जहाँ पर कि बर्फ़ हो, स्नोफॉल हो, वहाँ पर जाना, स्कीइंग करना पसंद करेंगे। तो वो भी चीज़ें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। फिर हम बात करते हैं लैंडस्केप। तो डिफरेंट लैंडस्केप हैं जिसके कोई माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, सी कोस्ट है। तो ये चीज़ें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं वहाँ पर जाने के लिए, और लोग जाना पसंद करते हैं, और वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको भी देखना पसंद करते हैं ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज। फिर हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड आर्ट। तो यहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे कि लोग हिस्ट्री के बारे में जानने उसको अट्रैक्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट है, पेंटिंग्स वगैरह हैं, डांस फॉर्म्स वगैरह हैं, कल्चरल चीज़ें हैं, वो चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। और बहुत सारे ऐसे टाउन्स भी होते हैं
जैसे कि वेनिस है, जो कि टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट, जो अट्रैक्ट करती हैं। एंड आर्कियोलॉजिक साइट्स, जिसमें कि जैसे कि हम बात करते हैं कि डिफरेंट प्लेस, जैसे कि जुरासिक पार्क वगैरह, इस तरह की फॉसिल्स वगैरह कहीं पर अवेलेबल होते हैं तो लोग जाना पसंद करते हैं। डिफरेंट चर्च वगैरह वहाँ जाना पसंद करते हैं। कैसल वगैरह, पैलेसेस वगैरह में भी जाना पसंद करते हैं। फिर हम बात करते हैं कल्चर एंड इकोनॉमी। तो यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स को भी फॉलो करते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँगा कि राजस्थान में जयपुर में गणगौर होती है, वहाँ पर उसकी जो यात्रा निकलती है उसको देखने ज़्यादा पसंद करते हैं। इन द उड़ीसा द पुरी, जगन्नाथ पुरी, वहाँ पर जो उसकी रथ यात्रा निकलती है उसको, या फिर जो मीनाक्षी मंदिर है उसकी भी रथ यात्रा निकलती है, उसको भी लोग देखना पसंद करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये टूरिस्ट को वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, और डिफरेंट कल्चर को भी देखना वो जाना पसंद करते हैं। इफ ए रीजन प्रोवाइड फॉर नीड फॉर टूरिस्ट ए चीप कॉस्ट, यहाँ पर हम बात करते हैं कि हर आदमी पैसा बचाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर अच्छी चीज़ें और कम पैसे में अगर अवेलेबल है तो लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सारे ऐसे शहर हैं, सिटीज़ हैं, जहाँ पर लोगों ने अपने घरों को हेरिटेज होटल में बदल दिया है, लोगों को घरों में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि आपका गोवा है, तो गोवा के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना घर को ही हेरिटेज होटल बना दिया, वहाँ पे लोग घरों में रहते हैं और चीप प्राइस पर, सस्ता में उनको रुकने को मिल जाता है। तो वो चीज़ें वहाँ पर उनको अट्रैक्ट करती हैं। फिर ऐसे कर्नाटका है, वहाँ पर भी वो चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। फिर हम बात करते हैं मेडिकल सर्विस ओवरसीज पेशेंट। इसको सीधा सीधा हम बोल सकते हैं मेडिकल टूरिस्ट। क्या बोलते हैं? मेडिकल टूरिज्म। तो यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म, अगर यहाँ पे डाटा दिया गया कि स्पेशली 55,000 पेशेंट फ्रॉम यूएसए। तो जब यूएसए जब वीज़ा बनाता है तो उन्होंने किस बेस पे बनाया वीज़ा कि 55,000 लोग हैं जो इंडिया में जा रहे हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर ये डाटा हमको 2005 का है, जिसमें कि हमको मिला है। हालांकि कम है, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छी है हमारे इंडिया के लिए कि यहाँ पर लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, जिसमें कि योग वगैरह है, आयुर्वेद वगैरह है। तो वो काफ़ी चीज़ें हैं, और ये कंपेयर टू अमेरिका काफ़ी चीप रहता है और काफ़ी सिक्योर और हेल्पफुल रहता है अमेरिकन लोगों के लिए, बाकी यूरोपियन लोगों के लिए। एंड इंडिया हैज़ एमर्ज एज लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म। तो मेडिकल टूरिज्म में एक नया देश है उभर के आया हमारा इंडिया, जिसमें कि अच्छी वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल के हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अवेलेबल हैं। तो वो चीज़ें भी ऑल ओवर वर्ल्ड के जो पेशेंट्स हैं उनको एज ए टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं। तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मेडिकल टूरिज्म। यानी टूरिज्म के साथ में आप मेडिकल भी लेना चाह रहे हो, हेल्थ, तो उस तरह की कैटेगरी को क्या बोलेंगे? मेडिकल टूरिज्म। तो यहाँ पर स्पेशली इंडिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इसमें धीरे धीरे इसमें मेडिकल टूरिज्म में इम्पोर्टेंट रोल इसका बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर जो मेडिकल टेस्ट की अगर बात करते हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हॉस्पिटल इन स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया हैव बीन परफॉर्मिंग सर्टेन मेडिकल सर्विस। तो यहाँ पर अलग अलग देशों में डिफरेंट स्पेसिफिक सर्विसेज होती हैं। तो इंडिया में भी धीरे धीरे वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं वो डेवलप की जा रही हैं। रेडियोलॉजी इमेज है, इंटरप्रेटिंग मैग्नेटिक रिसर्च इमेज है, एमआरआई, तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट, तो ये काफ़ी चीप प्राइस पे इंडिया में अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो इसीलिए भी लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं, अपना इलाज करवाना पसंद करते हैं। एंड इट इज़ ए इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज केयर। तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट को, जो कि इंडिया में डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे मेडिकल टूरिज्म। When medical treatment is combined with international tourism activity, तो यार टूरिज्म के साथ में अगर इलाज को भी इसमें मिलाया गया है तो वो आपका बन जाता है मेडिकल टूरिज्म, जो कि कॉमनली हम बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।